Hey guys, hi. So in the last class हमने मेंडलिज्म पूरा खत्म कर लिया था and we also talked about कि कैसे sex determination is carried out, can be carried out, of course at genetic level, but कैसे different things can influence it. क्या influence कर सकता था कि environment का factor influence कर सकता है, और non-environmental ways में हमने समझा कि even though it is हैपनिंग एट द जेनेटिक लेवल, ऐसा हो सकता है कि सारे सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स सिंगल क्रोमोसोम पे हों, तो उस केस में हम उसको कह सकते हैं दैट इट इज़ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के हमने टाइप्स भी देखे, मेल और फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी ये टर्म्स भले यूज़ ना करता हो, मेल या फीमेल हेट्रोगैमेटी, आपको इसका आइडिया होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। ठीक है, अब एक्सटेंशंस टू मेंडल्स लॉ देखो। मेंडल लॉ कई चीज़ों को क्लियर करता है, बट कई चीज़ों में वो एक बहुत सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द थिंग्स दैट एक्चुअली हैपन इन द वर्ल्ड। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेंडल्स लॉज इन अ वे उन कैरेक्टर्स के बारे में था जो लकीली डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थे। और क्रोमोसोमल थ्योरी को समझने के बाद हम समझ चुके हैं कि कई कैरेक्टर्स सेम क्रोमोसोम पे होंगे, और जब सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो फॉलो नहीं होगा, है ना। अब हम कुछ और एक्सेप्शंस या एक्सटेंशंस देखेंगे मेंडल्स लॉज के, जो मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे पहला एक्सटेंशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? देखो, अभी तक क्या होता था कि किसी भी कैरेक्टर के दो ही ट्रेट्स होते थे, है ना। तो अभी तक हमने ये समझा है कि अगर कोई कैरेक्टर है, इफ वी हैव अ कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के दो ही ट्रेड्स होंगे, देयर वुडंट बी अ थर्ड ट्रेड। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? सो जब एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेट होंगे और इन दो ट्रेट में एक डोमिनेंट होगा जो होमोजाइगस और हीटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होगा, एक रिसेसिव होगा जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा। जब हम ऐसे कंडीशन की बात करें, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल के सातों कैरेक्टर्स, ऑल द 7 कैरेक्टर्स दैट मेंडल टुक, शोड दिस काइंड ऑफ डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? व्हाट डज इनकम्प्लीट डोमिनेंस सेज? अब यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज homozygous dominant allele, homozygous dominant allele एक एक्सट्रीम फिनोटाइप दिखाएगा, homozygous recessive allele दूसरा एक्सट्रीम फिनोटाइप दिखाएगा। अब एक्सट्रीम का मतलब क्या है? फिनोटाइप का दूसरा एंड। ठीक है, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, बिग आर, तो ऐसे समझ लो ये फ्लावर्स रेड होंगे। अगर होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, स्मॉल आर, तो ऐसे समझ लो ये फ्लावर्स वाइट होंगे। बट अगर हीटेरोजाइगस कंडीशन है, तो there would be a trait that would be intermediate। एक नया ट्रेट ही बन जाएगा, और वो ट्रेट इंटरमीडिएट होगा, ना ही रेड ना ही वाइट, दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट ट्रेट फॉर्म हो जाएगी। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस केस को देखो, बिगर रेड फ्लावर्स, स्मॉलर वाइट फ्लावर्स, बट जब दोनों का
ब्लेंडिंग कराया तो हमें क्या मिला, पिंक फ्लावर्स मिले। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कंफ्यूजन होना तय है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से फ्लावर आएंगे, स्नैपड्रैगन जिसको आप डॉग फ्लावर भी कहते हो, ओके, एंटीरिनम मेजस और एंटीरिनम स्पीशीज, एंड इन 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तो डॉग फ्लावर, एंटीरिनम स्पीशीज जिसका नाम है, एंड 4 o'clock फ्लावर जिसको हम मिराबिलिस जलापा कहते हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हैं। अब इसी में घुमा फिरा के हम आपको कुछ भी पूछेंगे। क्या घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इसका क्रॉस पूछ लेंगे। अब ये यहाँ पे एक पनेट स्क्वायर बना हुआ है, हीट्रोजाइगोट को हमने क्रॉस किया। हीट्रोजाइगोट हमारा कैसा था, बिगर स्मॉलर। इस हीट्रोजाइगोट को हमने क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, गैमीट्स बिगर स्मॉलर बिगर स्मॉलर। अब हमें कॉम्बिनेशंस जेनोटाइप के क्या मिलेंगे, ऑफ कोर्स बिगर बिगर, बिगर स्मॉलर एंड बिगर स्मॉलर। अब इस केस में फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो आप देखो सेम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि बिगर स्मॉलर मेंडेलियन क्रॉस में आपके होमोजाइगस डोमिनेंट की तरह दिखते थे, बट अभी बिगर स्मॉलर एक अपना अलग फिनोटाइप बनाएगा, पिंक, जो कि ना वन एक्सट्रीम है रेड, ना अदर एक्सट्रीम है वाइट, रैदर समथिंग इन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का है। तो बिगर स्मॉलर इज पिंक। तो फिनोटिपिक रेशियो इज सेम एज जीनोटिपिक रेशियो। अब देखो इसमें क्या होगा ना, हम आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसमें बोल एक ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू द जेनोटिपिक रेशियो। अब अगर आपने ध्यान से नहीं सोचा तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। सो दैट इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अब समझते हैं कोडोमिनेंस क्या है और मल्टीपल एलिज्म क्या है। अब यहां पे ध्यान से समझना, इनकम्प्लीट मीन्स न मेरी न आपकी, बीच की। बार्गेनिंग करने जानते हो ना, बार्गेनिंग करने जाते हो शॉप का, तो शॉपकीपर को क्या बोलते हो, शॉपकीपर बोला 100, आपने बोला 50, तो फिर आप आगे से स्मार्टनेस दिखाते हो, भैया ना आपका ना मेरा, बीच 75, है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बीच का था, ना मेरा ना आपका, ना डोमिनेंट का ना रिसेसिव का, बीच का फिनोटाइप। अब को डोमिनेंस क्या कहता है, को मतलब कोहैबिटेशन, को इवोल्यूशन, को मतलब बोथ, दोनों का, ऐसे समझो। इनकम्प्लीट मतलब ना मेरा ना आपका, है ना। को मतलब दोनों का। अब दोनों का क्या मतलब है, अगर सेम चीज को मैं मान के चल लूं को डोमिनेंस होता, मान के चल लूं, अगर ऐसा होता, और ये होता वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं, तो बिगर बिगर रेड होता, स्मॉलर स्मॉलर वाइट होता, बिगर स्मॉलर क्या होता, पैचेस ऑफ रेड प्लस पैचेस ऑफ वाइट, पैचेस ऑफ रेड प्लस पैचेस ऑफ वाइट, यानी both the traits both the traits are expressed discretely and distinctly। को मतलब दोनों, रेड भी एक्सप्रेस हुआ, वाइट भी एक्सप्रेस हुआ, लेकिन अलग अलग हुआ, कोई मिलावट नहीं हुई, कोई बीच का फॉर्म नहीं आया, अलग अलग हुआ। इसके एग्जाम्पल क्या है, आपने गाय और बिल्लियों को देखा होगा, गाय का कलर कभी कभी होता है ना ब्लैक और वाइट दोनों, ब्लैक के पैचेस वाइट के पैचेस। बिल्लियों के कलर में भी देखा होगा, कैट कोट कलर में भी देखा होगा, पैचेस ऑफ ऑरेंज, पैचेस ऑफ वाइट, पैचेस ऑफ ब्लैक। तो ये क्या हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस हो रहा है, सिंपल, ठीक है।
अब कोडोमिनेंस को बेस्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप से। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पे याद दिलाना चाहूंगा, ब्लड ग्रुप, ब्लड का ग्रुप मतलब ब्लड को हम ग्रुप कर सकते हैं कि भाई तुम कैटेगरी ए हो, कैटेगरी बी हो, कैटेगरी सी हो। बट किस बेसिस पे कैटेगरी बांटेंगे? ब्लड ग्रुप, ये रिवीजन है थोड़ा सा, ब्लड कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज। रेड ब्लड सेल के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ये रहा मेरा रेड ब्लड सेल, इसके बेसिस पे कौन सा एंटीजन है। एंटीजन ए है, एंटीजन बी है एंड एंटीजन ओ है। मैं क्लैरिफाई करूंगा अभी ओ क्यों कह रहा हूं मैं। देखो एंटीजन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है, यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड या प्रोटीन्स हो सकते हैं। एंटीजन का फुल फॉर्म होता है एंटी बॉडी जेनरेटिंग, यानी जिसके खिलाफ आपका बॉडी एंटीबॉडी बना सकता है। एंटीबॉडी क्या है? फाइटर प्रोटीन। सो एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने, उसके खिलाफ फाइटर प्रोटीन्स बनाए। एंटीबॉडी जेनरेटिंग मॉलिक्यूल इज एन एंटीजन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर ही कोई एंटीजन है तो वो एंटीजन आपका सेल्फ एंटीजन है। एंड दी बॉडी का एक रूल है, डू नॉट जेनरेट एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। खुद के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मत बनाना। सेम, अगर मेरे पास कुछ है उसको खत्म करने के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, है ना। अब इससे ज्यादा अभी एंटीजन एंटीबॉडी पे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर चेकआउट करना है तो 11th का प्लेलिस्ट देख लो। ठीक, अब हमारे सरफेस ऑफ आरबीसी पे कई क्लासेस ऑफ एंटीजन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे सरफेस ऑफ आरबीसी पे several classes of antigen are there. There are more than 33 recognized systems. Recognized systems 33 हैं। एक सिस्टम है ABO सिस्टम, एक सिस्टम है RH सिस्टम, एक सिस्टम है MN सिस्टम, इस तरह करके 30 से ज्यादा सिस्टम्स हैं। हमें किसका पता होना चाहिए इस चैप्टर में? ABO सिस्टम का। और हमें टोटल कितना पता होना चाहिए? ABO and RH सिस्टम। RH एंटीजन प्रेजेंट, RH पॉजिटिव, RH एंटीजन एब्सेंट, RH नेगेटिव। इतना क्लियर है? नाउ अब हमारा डिटेल डिस्कशन किस पे होने वाला है? ABO सिस्टम पे। अब ABO सिस्टम क्या कहता है? ABO सिस्टम कहता है कि देखो 3 अलील्स होंगे एट द सेम लोकाई। सेम लोकाई क्या था? लोकाई वॉज अ पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, अभी तक हम एक लोकाई पे 2 ही अलील पॉसिबल मान सकते थे, बिग आर स्मॉल आर, बिग टी स्मॉल टी, बिग ए स्मॉल ए, बिग वाई स्मॉल वाई। बट अब एक कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल एलिलिज्म का। अभी हम कोडोमिनेंस पे नहीं आया, हमने बस कोडोमिनेंस को इंट्रोड्यूस किया कि जब दोनों अलील एक्सप्रेस हो रहे हैं तो कोडोमिनेंस होगा। बट एबीओ सिस्टम को समझने के लिए मल्टीपल एलिलिज्म एक दूसरा एक्सटेंशन मेंडल का है, उसको समझना जरूरी है।
मल्टीपल एलिलिज्म क्या कहता है? मोर देन 2 alleles आर पॉसिबल इन पॉपुलेशन। ध्यान दो, पॉपुलेशन, नॉट इंडिविजुअल। पॉपुलेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 से ज्यादा अलील होंगे, बट अगर मैं उसी लोकाई पे पूरी पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस को देखूं तो मुझे 3 अलील मिल सकते हैं। हो सकता है मैं हूं अलील आई ए, आई बी, कोई हो सकता है अलील्स हो आई ए, किसी के पास ऐसा जीनोटाइप हो, किसी के पास ऐसा जीनोटाइप हो, किसी के पास जीनोटाइप हो सकता है आई ए स्मॉल आई, किसी के पास जीनोटाइप हो सकता है स्मॉल आई स्मॉल आई। तो अगर मैंने सभी का जीनोटाइप देखा तो मुझे कितने अलील्स दिखे? अलील नंबर 1, अलील नंबर 2, अलील नंबर 3। मुझे 3 अलील्स दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। ये है मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, अब ये समझना है कि ये जो अलील्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपस में इंटरैक्ट कुछ इस तरीके से करेंगे। आई ए इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप ए, आई ए स्मॉल आई इज इक्वल टू अगेन ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप आई ए अगर जेनोटाइप हुआ तो होगा ब्लड ग्रुप ए, आई ए स्मॉल आई तो ब्लड ग्रुप ए। तो हमने क्या बोला? अलील आई ए is dominant to small I. This is complete dominance. अगर आई ए है तो स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्लियर? आई बी और आई बी स्मॉल आई इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप बी। तो हमने क्या बोला? अलील आई बी इज डोमिनेंट टू स्मॉल आई। ठीक, तो ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी ऐसे बनेगा। बट अगर आई ए आई बी हुआ तो क्या हो सकता है बेटा? तब होगा ब्लड ग्रुप ए बी। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए का मतलब ए एंटीजन, ओनली एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी का मतलब ओनली एंटीजन बी। बट ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब बोथ एंटीजन, दोनों एंटीजन मेरे सरफेस पे है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ऐसा नहीं है कि ए और बी का मिला हुआ कुछ है, नहीं, ए भी है बी भी है। ठीक है, अब अगर स्मॉल आई हुआ तो स्मॉल आई हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ। नो फंक्शनल एंटीजन, और मैं जानबूझ के लिख रहा हूं फंक्शनल, क्योंकि ओ एंटीजन अगर मेरे पास है तो मेरी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। ठीक है, अगर मेरे पास स्मॉल आई है तो मेरी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ये एक सिंपल चीजें हैं। ठीक, सो हमने क्या नया तीसरा रूल लिखा? अलील आई ए इज कोडोमिनेंट टू अलील आई बी। सो मुझे कंप्लीट डोमिनेंस दिखा, मुझे कोडोमिनेंस दिखा। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों के दोनों एक्सप्रेस होंगे, कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा एज अ ट्रेट। इतना क्लियर है अगर, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कूल, आई होप सो। अगर नहीं है पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो। ओके, नाउ मल्टीपल एलिलिज्म सिंपली कहता है कि भाई 2 से ज्यादा अलील है। यही सेम चीज यहां पे आपको दिखाया गया है।
कोडोमिनेंट एंड मल्टीपल एलिज्म ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये तीन एक्सटेंशन हो गए हमारे मेंडल के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म। अब एक छोटी सी चीज है, ओके, यहां पे एक चीज देखो, डोमिनेंस का एक्सेप्शन आ गया, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन आ गया, लिंकेज, है ना। जब जीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम तो लिंक्ड होंगे साथ में। बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेग्रीगेशन कहता था गैमीट में 2 अलील्स नहीं बल्कि सिर्फ एक अलील जाएगा। एंड बिकॉज इसका रीजन खुद मियोसिस है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई नेचुरल एक्सेप्शन नहीं होता। अगर गैमीट के पास एक से ज्यादा कॉपी जा रही है अलील की, वो तभी होगा जब मियोसिस गलत तरीके से होगा, फॉल्टी तरीके से होगा। तो इसलिए कभी कभी हम आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द मेंडल्स लॉज हैज गॉट नो नेचुरल ऑब्जेक्शंस, एंड द आंसर वुड बी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिसोबे नहीं होगा ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लेकिन तभी डिसोबे होगा जब मियोसिस को फॉल्टी तरीके से किया जाए। और फॉल्टी तरीके से मियोसिस कहने का मतलब है नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम्स सेपरेट होना भूल गए। क्रोमोसोम्स को मियोसिस 1 के एनाफेज में और मियोसिस 2 के एनाफेज में सेपरेट होना था। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स सेपरेट होता है। अगर आप भूल चुके हो तो मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला दूं आपको। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर, ये 1m, ये 1m की कॉपी, 1f, 1f की कॉपी, ये दोनों अलग होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 1। एनाफेज 1 के समय ये दोनों सेपरेट होते हैं। एनाफेज 2 के समय क्या होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक होता है। तो 1m separates, 1mc separates, 1f separates, 1fc separates। तो क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। सो इस वजह से, क्योंकि एनाफेज 1 में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, तो एक गैमीट के पास एक ही कॉपी जानी चाहिए। बट अगर गलती से एनाफेज 1 या एनाफेज 2 में एरर हो गया, क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाए, इसी को कहते हैं कि फेलियर ऑफ नॉन डिसजंक्शन हुआ। और ऐसा होने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द अलील हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना बेटा। एक चीज और, एक छोटी चीज जो कभी कभी हम बोलते समय गलत बोल देते हैं, याद रखना, फेलियर ऑफ सेपरेशन इज नॉन डिसजंक्शन, है ना। जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट, नॉन डिसजंक्शन मतलब जंक्शन का हटना, राइट। जब नॉन डिसजंक्शन हो रहा है यानी फेलियर ऑफ सेपरेशन, फेलियर ऑफ नॉन डिसजंक्शन नहीं। हो सकता है हम कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी बोल दें और बोलते बोलते निकल भी जाता है, मेरे मुंह से भी निकल गया, ठीक है। सो नॉन डिसजंक्शन मीन्स फेलियर ऑफ सेपरेशन, ओके। एक और टर्म आता है कभी कभी विच इज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन एंड इंटर अलीलिक इंटरैक्शन। जब जीन के इंट्रा मतलब अंदर, विदिन, जीन के अंदर की बात हो रही है तो हम बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, जीन के अंदर की बात हो रही है, राइट। नाउ इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक आर सेपरेट, बट इंट्राजेनिक इज ऑल्सो इंटर अलीलिक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस में क्या हुआ, जीन के अलील्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। कोडोमिनेंस दोनों अलील एक्सप्रेस कर रहे हैं,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों अलील पार्शियली एक्सप्रेस करके बीच का फिनोटाइप बना रहे हैं। तो एक ही जीन के अंदर अलील्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। दिस इज इंट्राजीनिक और इंटर अलीलिक, अलील के बीच विद इन द जीन। अगर मल्टीपल जीन इंटरैक्ट करें, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज इंटरजीनिक। याद रखना, इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूल के बीच का कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन, स्कूल के अंदर दो सेक्शन, दो हाउसेस, उनका कंपटीशन। तो कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर इंट्राजीनिक और इंटर अलीलिक। ठीक, इंटरजेनिक वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इंटरजेनिक का एक केस हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई थिंक वी ऑल्सो हैव टाइम, तो चलो कर ही लेते हैं। एपिस्टेसिस। अब देखो यहां पे एकदम ध्यान देना है, एपिस्टेसिस आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं अभी? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हम पढ़ें ही क्यों अगर सिलेबस में नहीं है। क्योंकि ये आपको एक स्पेशल केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप समझाता है, और ये जब सर्कुलेटरी सिस्टम और इसको मिला लो तो ये आपका गुड टू नो टॉपिक है। एपिस्टेसिस हम नहीं पूछेंगे आपको, टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस नहीं पूछेंगे, बट व्हाट इज एपिस्टेसिस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, एंड बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप क्या होता है उसका आइडिया होना चाहिए। और बॉम्बे फिनोटाइप बिना एपिस्टेसिस समझे आप थोड़ा कच्चा ही समझोगे। तो इसीलिए मैं एपिस्टेसिस को बस इस केस की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं, और आपको भी उतना ही समझना है फिलहाल के लिए। ओके, चलो। नाउ एपिस्टेसिस क्या है? इट्स एन इंटरजीनिक इंटरैक्शन, दो जीन इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब दो जीन है तो दो अलग लोकस होगा। अब दो लोकस कौन से इंटरैक्ट कर रहे हैं? क्रोमोसोम 19 का एच लोकस, क्रोमोसोम 9 का एबीओ लोकस। ABO is responsible for the antigen A, B और O। बट किस तरीके से ये एंटीजन बनते हैं वो देखने की समझो। अब आपको भी पता है एंटीजन क्या है? बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, या कभी कभी आपका प्रोटीन भी हो सकता है। ओके, अब कुछ ऐसे समझो, अगर क्रोमोसोम 19 पे एक लोकस H है और वो लोकस H पे कैपिटल H है, तो एक ऐसा एंजाइम बनेगा जो मेरा एक कंपाउंड को एक चीज ऐड कर देगा, मेरे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड पे एक हैंगर ऐड कर देगा। अभी के लिए कहते हैं इसको हैंगर। ठीक है, एक एंटीजन में बना रहा हूं, अभी एंटीजन कंप्लीटली बना नहीं है। अगर मैं क्रोमोसोम 19 पे कैपिटल H रखता हूं, तो कैपिटल H के कारण उस कंपाउंड पे, उस एंटीजन पे एक हैंगर ऐड होगा। अगर मेरा H लोकस पे स्मॉल h है तो हैंगर ऐड नहीं होगा। तो हैंगर प्रेजेंट, हैंगर एब्सेंट। अब क्या फर्क पड़ता है हैंगर के एडिशन से? अगर हैंगर प्रेजेंट है तो ही क्रोमोसोम 9 का जो एबीओ लोकस का प्रोटीन है वो इस हैंगर पे कुछ ऐड कर सकता है। ऐसे समझो, अगर आपके पास हैंगर है तो आप कपड़े बाहर डाल सकते हो सूखने के लिए। अगर हैंगर ही नहीं है तो कपड़े कैसे डालोगे बेटा? दिक्कत हो जाएगा ना। सेम लॉजिक। सो इफ आई हैव बिग एच और बिग एच स्मॉल एच, तो मैं अपने इंटरमीडिएट कंपाउंड पे, स्टार्टिंग कंपाउंड पे, स्टार्टिंग एंटीजन पे एक हैंगर ऐड करूंगा। इस हैंगर के साथ क्या हो सकता है? इस हैंगर के साथ अगर मेरे पास IA की एक भी कॉपी है तो मैं A एंटीजन ऐड कर सकता हूं। IB की एक भी कॉपी है तो B एंटीजन ऐड कर सकता हूं। अगर स्मॉल आई है तो 0 एंटीजन ऐड कर सकता हूं। ठीक, सो बिग एच लोकस ने हैंगर ऐड किया, IA, IB और स्मॉल आई लोकस ने उसमें फर्दर एडिशन करके
उसे एंटीजन ए, एंटीजन बी या एंटीजन ओ बनाया। इसीलिए मैंने बोला था नॉन फंक्शनल एंटीजन। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ए पहचानता है, बी पहचानता है, ओ नहीं पहचानता। तो इफ योर ब्लड ग्रुप ओ, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। दिस इज सॉरी, आपका इम्यून सिस्टम ओ को नहीं पहचान पाता। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंटीबॉडी वाला, मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। अगर आपका स्मॉल एच है तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके एबीओ लोकस पे कौन सा अलील है, आई ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल आई है। इफ द H locus on chromosome 19 is small h, there is no hanger. If there is no hanger, there can't be a cloth. That means सारे ब्लड ग्रुप बिहेव करते हैं एज इफ दे आर ब्लड ग्रुप ओ। बट सच्चाई यह है कि आपके पास तो हैंगर ही नहीं है, ठीक है। ऐसे सोचो, अगर बाहर कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो कोई क्या अज्यूम करेगा, आपके पास कपड़े नहीं है। बट सच्चाई क्या थी? भाई मेरे पास हैंगर नहीं था, अगर हैंगर होता तो मैं कपड़े डाल देता। अग्रीड। तो यहां पे क्या हुआ, हैंगर का होना ना होना मास्क कर रहा है कपड़े का होना ना होना। कौन सा कपड़ा है फर्क नहीं पड़ता, हैंगर नहीं है तो दिखता है कि कपड़े नहीं है। तो एक जीन एट एच लोकस ऑन क्रोमोसोम 19 masks the effect of the ABO locus on chromosome 9. This is called epistasis. One gene on one locus hides the effect of another gene at a different locus and this is epistasis. Epistasis के भी कई सारे टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स आपको नहीं पढ़ने। अब क्यूरियस केस ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप समझो, ये आपके सिलेबस के बाहर है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बट समझ लो, छोटा सा टॉपिक है। बॉम्बे फिनोटाइप क्या था? आपको पता है कि अगर मैं ब्लड ग्रुप ओ हूं तो मुझे ओ ब्लड ग्रुप ही सिर्फ दिया जा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी एंटीजन नहीं था, तो मेरे पास दोनों एंटीबॉडीज हैं बट कोई एंटीजन नहीं है। और देने वाले का, डोनर का एंटीजन इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं किसी को भी ब्लड ग्रुप दूंगा तो ब्लड दूंगा, उसके एंटीबॉडीज रिसीव्ड ब्लड को हैम्पर, हानि, अटैक नहीं करेंगे। क्यों? मेरे आरबीसी के पास एंटीजन नहीं है। बट एक्चुअली में अब आप समझ सकते हो कि मेरे आरबीसी के पास क्या हो सकता है, इनिशिएटर मॉलिक्यूल with hanger but no antigen और initiator molecule with no hanger। अगर मैं ब्लड ग्रुप O हूं तो दो पॉसिबिलिटीज है, इनिशिएटर मॉलिक्यूल विथ हैंगर बट नो एंटीजन, इनिशिएटर मॉलिक्यूल विथ नो हैंगर, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो मैं जब एज ओ ब्लड ग्रुप किसी को देता हूं तो मेरी बॉडी के पास कोई फंक्शनल एंटीजन है ही नहीं, तो उनकी एंटीबॉडीज मेरे एंटीजन को रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए ओ बिकम्स यूनिवर्सल डोनर। बट ओ ब्लड ग्रुप किससे ले सकते हैं? सिर्फ दूसरे वाले ओ से, क्योंकि दूसरे ओ के पास भी कोई एंटीजन नहीं है, राइट। तो इसीलिए मेरे बॉडी के जो एंटीबॉडीज होंगे विच वुड बी बोथ एंटी ए एंड एंटी बी विल नॉट अटैक। इसको मैं यहां से समझाने की कोशिश करूंगा। इस फ्लो चार्ट पे दोबारा आओ बेटा। जब कोई बंदा ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसके पास एंटीबॉडी कौन से होंगे? उसके पास एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटीबॉडी एंटी बी दोनों होते हैं।
अब एंटीबॉडी क्या होते हैं? जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि बचपन से मेरे पास कोई एंटीजन नहीं था, मेरे बॉडी ने इस रूल को फॉलो किया। और रूल क्या है? डू नॉट जेनरेट एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। मैं बचपन से ब्लड ग्रुप ओ हूं, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, तो मेरे बॉडी ने एंटीबॉडी एंटी ए बनाया, एंटीबॉडी एंटी बी बनाया। तो अगर मैं ए ब्लड ग्रुप से लूंगा तो मेरी बॉडी उसको अटैक करेगी। अगर मैं बी ब्लड ग्रुप से लूंगा मेरी बॉडी उसको अटैक करेगी। अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप से लूंगा मेरी बॉडी उसको अटैक करेगी। बट अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप से लिया तो मेरी बॉडी उसको अटैक नहीं करेगी। ठीक। अब केस क्या हुआ? केस हुआ कि बॉम्बे में एक बंदा ओ ब्लड ग्रुप था। ध्यान देना, बॉम्बे में एक बंदा ओ ब्लड ग्रुप था। इसको ब्लड की कमी हुई तो दूसरे ओ ब्लड ग्रुप ने उसे दे दिया। दिस इज टोटली फाइन। बट डॉक्टर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई रिएक्शन होगा। क्यों? मैं भी ओ, दूसरा भी ओ, हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, रिसीव्ड ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है, देयर शुड बी नो एग्लटिनेशन। बट प्रॉब्लम क्या था कि जो इंडिविजुअल था वो बॉम्बे फिनोटाइप था। बॉम्बे फिनोटाइप का मतलब है ऐसा नहीं है कि मेरे पास बॉम्बे फिनोटाइप का मतलब था कि मेरे पास हैंगर नहीं है। हैंगर नहीं है दैट मीन्स मैंने हैंगर के लिए भी एंटीबॉडीज बना ली। तो एंटी हैंगर एंटीबॉडीज, ये हैंगर एक टेक्निकल टर्म नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। हैंगर नहीं होने की वजह से मेरे बॉडी ने एंटी हैंगर एंटीबॉडी बना ली। तो जब मुझे ब्लड रिसीव हुआ वो बंदा इस टाइप का ओ था। मैं किस टाइप का ओ था? इस टाइप का ओ। मेरे पास हैंगर ही नहीं थे। जो ब्लड मुझे रिसीव हुआ उसके पास हैंगर था, बट वो हैंगर के आगे कुछ अटैच नहीं था। ठीक है। तो एंटी हैंगर एंटीबॉडी ने रिसीव्ड ब्लड के हैंगर को अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या हुआ? एग्लटिनेशन रिएक्शन होने लगा। दिस होने के बाद डॉक्टर्स अचंभित हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। तब उन्हें जाके पता चला, अरे ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बॉम्बे फिनोटाइप इज सच अ ब्लड ग्रुप जिसके पास क्रोमोसोम 19 पे स्मॉल एच होगा। ये जरूरी है जानना। हो सकता है इसके पूछने, देखो बॉम्बे फिनोटाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिमाग थोड़ा ज्यादा खुलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको समझ ही लो, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगली क्लास में विल कैरी ऑन विद दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। कूल, चलो टेक केयर, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।